दोस्तों ढेर सारी हाइप और मीम मार्केट में अपनी जगह बनाने के बाद द आगे फ्रेंचाइज थिएटर में आ चुकी है एंड मैंने इस फ्रेंचाइज के आगे द इसीलिए लगाया क्योंकि ये फ्रेंचाइज खुद में ही एक मिसाल है। अब ये फ्रेंचाइज मिसाल किस लिए है चलो बताता हूँ। 2016 में इस फ्रेंचाइज की शुरुआत हुई एंड इसके पहले ही फिल्म ने फैंस के दिलों में टाइगर श्रॉफ का एक्शन स्टार इमेज बना दिया था और लोग लिटरली उसके दीवाने हो गए थे। मुझे भी लगा था कि ये फ्रेंचाइज एकदम धमाका बनेगी, लेकिन जैसे जैसे इसके अगले पार्ट्स आते गए इसकी क्वालिटी और भी ज्यादा नीचे गिरती चली गई और इतना गिरी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बराबर तक पहुंच गई। हालांकि मैंने इस फिल्म से एक्सपेक्टेशंस एकदम लो रखी थी, पर इसका पोस्टर जब रिलीज हुआ था तो थोड़ा सा होप जरूर आया था कि शायद इस बार कुछ इंटरेस्टिंग देखने को मिलेगा। पर फिर ट्रेलर आ गया और ऑनेस्टली बोलूं तो मेरी होप वहीं पे खत्म हो गई थी। फिर भी क्या बोलूं, काम है, जाना तो पड़ेगा ही। और अब फिल्म को देखने के बाद मेरी एक्सपेक्टेशंस और भी नीचे चली गई है। सबसे पहले फिल्म की स्टोरी की ही बात कर लेता हूँ, जिसके बारे में ट्रेलर को देखकर ही समझ में आ गया था कि कुछ खास होने वाला नहीं है। फिर भी इसके बारे में बात करूँ तो फिल्म में रोनी एक एक्सीडेंट के बाद कोमा से रिकवर करता है और उसे लगता है कि उसकी लवर हरनाज भी उसके साथ थी, लेकिन फिर सब लोग उसे कन्विंस करते हैं कि भाई तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड एग्जिस्ट ही नहीं करती और ये सब तुम्हारे हेल्यूसिनेशंस हैं। इतना सब कुछ झेलने के बाद रोनी खुद निकल पड़ता है अपनी गर्लफ्रेंड का पता लगाने। रोनी ये सब पता लगाने की कोशिश करता है कि इस गेम के पीछे कौन है और असली गेम कौन खेल रहा है, और बस वही एक्शन पैक्ड कहानी शुरू हो जाती है। मतलब कॉन्सेप्ट ही इतना थकेला है कि उसमें जान डालना मुश्किल था। फिर भी स्टोरी को साइडलाइन करके अगर परफॉर्मेंसेस की तरफ आए तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि इस बार टाइगर कुछ अच्छा करेगा, लेकिन आई वॉज रॉन्ग। मैं एक्सपेक्ट भी किससे कर रहा हूँ जो खुद नहीं चाहता कि मैं इम्प्रूव करूँ। टाइगर श्रॉफ फिर से अपनी सेम एक्टिंग कर रहा है जिसे हमने पास्ट फिल्मों में देख रखा है। अब परफॉर्मेंसेस की बात हो ही रही है तो संजय दत्त के ऊपर भी आते हैं। वो इस फिल्म में मेन एंटागनिस्ट बने हैं और ऑनेस्टली कहूँ तो मुझे इनकी एक्टिंग हर फिल्म में सेम ही लगती है। सही में इनका एक्टिंग टेम्पलेट हर फिल्म में सेम ही होता है, हमेशा वही लाउड डायलॉग्स। बट इस फिल्म में उन्होंने थोड़ा नया ये किया है कि इस फिल्म में वो थोड़े से कार्टूनिश लगे हैं। अब आते हैं फिल्म के ग्लैमर के ऊपर, जिसमें मिस यूनिवर्स हरनाज कौर का ये डेब्यू फिल्म था और इसीलिए मैं उन पर कुछ हार्श तो नहीं बोलूंगा, लेकिन सच कहूँ तो उनके डायलॉग डिलीवरी में हेजिटेशन दिख रही थी। फिल्म में वो बेइंतहा खूबसूरत लगी है, लेकिन परफॉर्मेंस काफी मीडियोकर था। सोनम बाजवा का रोल भी बस बैकलेस ग्लैमर तक लिमिटेड था और ऑनेस्टली मुझे उनके कुछ शॉट्स तो एकदम क्रिंज लगे। और सबसे बड़े दुख की बात तो ये है कि श्रेयस तलपड़े और उपेंद्र लिमाय जैसे टैलेंटेड एक्टर्स को इन्होंने पूरी तरह वेस्ट कर दिया। सिर्फ सौरभ सचदेवा ही मुझे ऐसे लगे जिन्होंने फिल्म में थोड़ा सा स्टैंड आउट किया, लेकिन वो भी इस डिजास्टर को बचा नहीं पाते। फिल्म के टेक्निकल एस्पेक्ट्स के ऊपर बात करें तो स्क्रीन प्ले टाइट करने की कोशिश की गई है, पर कहानी ही इतनी स्लगिश और प्रिडिक्टेबल है कि स्क्रीन प्ले भी हमें एंगेज नहीं कर पाता। और सुनने में तो ये भी आया है कि ये फिल्म तमिल मूवी 555 की कॉपी है। अब देखो मैंने तो अभी तक वो फिल्म नहीं देखी है, इसलिए मैं कंफर्म तो नहीं बोलूंगा, लेकिन अगर ये फिल्म कॉपीड भी है तो एग्जीक्यूशन फिर भी बहुत बेकार था। बीच बीच में कुछ ट्विस्ट्स भी डाले गए हैं, पर शॉक फील होने के बजाय उल्टा हंसी आती है क्योंकि वो अननेसेसरी और सिल्ली लगते हैं। मतलब थ्रिल क्रिएट करने आए थे लेकिन कॉमेडी बन गई। बीच बीच में कुछ इमोशनल कोर बनाने की भी कोशिश की गई है, लेकिन सिर्फ कोशिश की गई है, पर मुझे तो कुछ पर्सनली फील हुआ ही नहीं और मैं कनेक्ट ही नहीं कर पाया। ऊपर से फिल्म का बजट तो देखो 200 करोड़ की फिल्म है, पर पैसे कहाँ गए? बस टोमेटो सॉस खरीदने में। मतलब सिर्फ ब्लड दिखाने में ही इतना पैसा उड़ा दिया, क्योंकि सिनेमाटोग्राफी तो एकदम फ्लैट है, बीजीएम भी बिल्कुल अनइंस्पायर्ड लगता है, कलर ग्रेडिंग भी पुअर और एडिटिंग तो एकदम पैची है। बीजीएम से मुझे याद आया कि क्या तुम सबको बागी 1 का बीजीएम अभी तक याद है? जाहिर सी बात है याद ही होगा। भाई क्या बीजीएम था वो, अभी तक वो बीजीएम मेरे दिमाग में चलता है, लेकिन इसके बीजीएम कुछ खास इम्पैक्ट ही नहीं डालते। अब आते हैं फिल्म के सेलिंग पॉइंट पे, जिसके ऊपर पूरा का पूरा फ्रेंचाइज टिका हुआ है, यानी फिल्म के एक्शन सीन्स। इसके एक्शन की बात करूँ तो वो काफी ब्रूटल है, इसकी कोरियोग्राफी भी काफी अच्छी है एंड एज यूजुअल एक्शन सीन्स में टाइगर श्रॉफ का कोई जवाब नहीं। पहली बार टाइगर श्रॉफ एक्शन सीन्स में किसी को इतनी बुरी तरीके से पेलते दिखे हैं, और इतनी बुरी तरीके से पेला कि सीबीएफसी ने 23 कट्स लगा दिए हैं। इसीलिए देखो एक्शन सीन्स तो अच्छे हैं और काफी ब्रूटल भी हैं, लेकिन पता है प्रॉब्लम क्या है कि जो कुछ भी दिखाया गया है ना वो पहले भी हम सब 1000 बार देख चुके हैं। शुरू में तो ये सब चीजें एक्साइट करती है, लेकिन जैसे जैसे सीन्स आगे बढ़ते हैं वो रिपीटेटिव और एक्सेसिव लगने लगते हैं। मतलब ये लोग एक्शन के दम पे मूवी को बेचना चाहते थे, पर अगर स्टोरी ही इतनी खोखली हो तो आंखें ब्लड शेड को देख देख कर थक नहीं जाएंगी? ऊपर से लोग इसे पहले से ही एनिमल की कॉपी बता रहे थे, जिसके ऊपर मैं ये क्लियर करना चाहूंगा कि ये कहीं से भी एनिमल की कॉपी नहीं है, पर फिल्म में जितने भी एलिमेंट्स दिखाए गए हैं वो सारे के सारे एनिमल से कॉपी किए गए हैं। मतलब तुम खुद फिल्म देखकर समझ जाना कि मैं क्या और किसकी बात कर रहा हूँ। एंड में मैं यही बोलना चाहूंगा कि इट इज हाई टाइम कि टाइगर श्रॉफ को अपनी स्क्रिप्ट सिलेक्शन को सीरियसली लेना पड़ेगा। मुझे पता है कि एक्शन और डांस उनका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, बट सिर्फ उसी के
दम पे फिल्म नहीं चलती। ऑडियंस अब स्मार्ट हो गई है और उन्हें अब प्योर सिनेमा चाहिए, सिर्फ फाइट्स और ब्लडशेड नहीं। तो मेरे तरफ से बागी 4 को 1 आउट ऑफ 5 स्टार्स। और ये 1 स्टार इसीलिए क्योंकि मुझे फिल्म में कुछ एक्शन सीन्स अच्छे लगे थे। बाकी फिल्म तो मेरे लिए एकदम डिसअपॉइंटमेंट थी। तो इसी नोट के साथ मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। अपने ओपिनियंस कमेंट सेक्शन में डालना मत भूलना कि तुम्हें फिल्म कैसी लगी। और वीडियो अगर पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलता हूँ तुम सबसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।